बैक टू बैक मैं पीक देख रहा हूँ एंड कंटेंट लाइक दिस रिस्टोर्स माय फेथ इन सिनेमा। जहाँ आज मैं ऐसे दो शोज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्हें देखकर मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया एंड बैक टू बैक मैंने उसे देखा है। जहाँ सबसे पहले अपना एक भारतीय शो आता है जो कि Amazon प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है एंड ये एक हॉरर शो है जो कि रिटन बाय है सुमिता सिंह के थ्रू एंड इस शो के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं पंकज कुमार जो कि गन्स एंड गुलाब, फर्जी और तुम्बाड़ जैसी मूवीज में अपना सिनेमेटोग्राफी दे चुके हैं एंड वो एटमॉस्फेयर बंदे की सिनेमेटोग्राफी से साफ झलकता भी है। जहां खौफ की कहानी दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमती रहती है पर उसमें भी ये इतना रियल अगली सी रियलिटी को दिखाती है कि ये आपके दिल को जीत लेता है। जहां छोटे में कहानी के बारे में बताऊं तो एक मधु नाम की लड़की है जो ग्वालियर से दिल्ली मूव करी है एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, जिसमें उसे एक गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरा मिलता है 333 नाम से एंड वो अपने पास्ट के लिए बहुत ही फेमस है। काफी भूत प्रेत वाली चीजें हो चुकी हैं उस कमरे में। अब मधु एक सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम रह चुकी है तो उसका पर्सनल ट्रॉमा उसे और परेशान करता है कि एक सुपर नेचुरल फोर्स उसके ट्रॉमा पे डबल डाउन करके उसके फायदा उठाता है। जहां पहले तो छोटे मोटे ऑकरेंस होते हैं उसकी लाइफ में पर वो ऑकरेंस उसे मेंटली इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि वो इविल सुपर नेचुरल फोर्स उसकी कमजोरी पे हावी होने लगता है और उसे एज अ वेसल की तरह यूज करता है अपने इविल बदले वाले काम करवाने के लिए। जहां मैं डिटेल्स में जाकर अभी के लिए शो को स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, काफी जल्द ही रिलीज हुआ है। शो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा है एंड उन पुराने ओजी इंडियन शोज की याद दिलाता है कि जब पहली बार इंडिया में ओटीटी की वेव आई थी एंड तब हमें क्या क्वालिटी राइटिंग देखने को मिलती थी एंड खौफ का सीजन 1 उसी की याद दिलाता है। जहां सिर्फ क्वालिटी राइटिंग की ही बात नहीं है इस शो में, बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सब स्टैंडर्ड्स जिस क्लास के साथ इसे विजुअली ट्रीट किया गया है ये किसी वर्ल्ड क्लास सिनेमैटिक एक्सीलेंस से कम नहीं नजर आता। इसका CGI और VFX सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है और इन्हें देख आप हैरान होते हो कि यार अगर ये कैरेक्टर के डायनामिक्स और अगर ये फिनिशिंग अगर आप यहाँ पे दे सकते हो तो बाकी इंडस्ट्री के लोग वहां पे मूवीज और शोज क्या झक क्यों मार रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही कमाल की चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका साफ कमाल का एग्जाम्पल खौफ में नजर आता है। जहां अब आपने बहुत सारी इसके अलावा भी हॉरर मूवीज देखी होंगी तो आपको स्टोरी में ऐसा फील भी हो जाता है कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरीज के ऊपर है कि एंड में इन्हें लोगों को जिताते हुए दिखाना है कि हाँ चीजें अच्छी हो गई एंड उसी की तुलना पे इसकी एंडिंग काफी ही इजी, कन्वीनियंट और थोड़ी सी फीकी लगी। बट उसी की तुलना में आई गेस ठीक ना, कोई ऐसे जनरलाइजेशन नहीं है बट आई पर्सनली फील की When men write stories तो हम 8 फीट का गड्ढा खोद कर सारी मोरालिटी को वहीं दफन कर देते हैं एंड एंड में जब आप जीतते भी हो तो वो एक डिप्रेशन हैवी सा आपके दिल पे रह जाता है। पर इसके अलावा जो चीज शो को परफेक्टली लेकर चलता है वो है इसका वॉयलेंस, सफरिंग और भूत, जो जितना खींचा है इन्होंने वो उतना ही कमाल का नजर आया है। क्योंकि हॉरर वाली कहानियों में एक बॉर्डर लाइन रूल रहता है कि आपको पे ऑफ से कोई मतलब नहीं है, आप उस एंटिसिपेशन को जितना लंबा खींच सको वही आपकी जान ले लेता है। और जो शुरू के 2-4 एपिसोड में उन्होंने हल्का सा भूत को दिखा के ऐसे गायब कर दिया है ना, एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक वो क्या था वहां पे, वो क्या था, एंड फिर बाद में कुछ पता नहीं चलता। अगले एपिसोड में फिर हम कहानी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वो चीज़, वो एंटिसिपेशन आपके हलक में आके आपको काफ़ी परेशान करता है एंड उसी के साथ साथ क्या कमाल का कैमरा वर्क, वो साउंड डिज़ाइन, मतलब डिस्टिंक्टिवली अलग से फील होता है कि यार साउंड डिज़ाइन में कितनी मेहनत दी गई है। जिस पे अब अगर साथ में इस शो के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो पूरी वुमेन ओरिएंटेड कहानी है, मतलब कि हार्ड से लेकर सॉफ्ट तक, वनरेबल से लेकर पूरे रेजिलिएंट तक सारे डायनामिक्स आपको वुमेन्स पर्सपेक्टिव से ही देखने को मिल जाएंगे, जिनमें टॉप टियर वाली परफॉर्मेंसेस हैं। वो एक देसी ठेठनेस वाला जो डायलेक्ट नहीं निकल के आता वो साफ नजर आता है कि हाँ कितने रियल कैरेक्टर्स हैं, ये होते हैं एक्चुअल में कैरेक्टर्स, कुछ पॉलिश नहीं किया है उनके ऊपर। एंड उसी के साथ में ही देयर इज अ बैड गाय इन द मूवी एंड जिस तरीके से अपने फाइनल मोमेंट्स में वो गालियां दे रहा होता है औरतों को, वो डायलेक्ट सुन के ही तुम बता सकते हो कि ये कहाँ से आया होगा। जहाँ पे उसी के साथ अपनी मोनिका पनवर, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन के नाम का सही ले रहा हूँ, मोनिका, ठीक है मोनिका जी, उन्होंने काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। मुझे नॉस्फेरातु की लिली डेप याद आ गई थी अपने फाइनल मोमेंट्स के दौरान में। वो पूरी तरीके से खुद को लूज कर जाती हैं, चिल्लाना, हंसना, मूड स्विंग्स। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग कि इतनी रेंज एक ही सीक्वेंस में कैसे ये पुल ऑफ कर पा रही है, मुझे वो बहुत पसंद आई। जहां अगर उनके बाद अगर मुझे इस शो में परफॉर्मेंस वाइज कोई हाईलाइट में रहा तो वो हॉस्टल की वार्डन ग्रेसी और उनकी पुलिस वाली दोस्त थी एंड उनके अलावा वो चुम दरांग, वो एक्ट्रेस, आई मीन
ये कुछ एक्ट्रेस थी जो सबसे ज़्यादा ऐसे स्टैंड आउट होकर मेरे लिए नज़र आ रही थी। बाकी शो में और भी कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई हैं, पर उन्हीं के साथ एक जो मेन लीड में एक एक्टर नजर आते हैं, रजत कपूर एज हकीम। शुरू में वो क्या मूडी इंसान निकल के आता है, पीछे ऐसे गर्दन से आप देख रहे होते हो उसकी चमड़ियाँ सड़ रही हैं, एंड उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन डेविड लॉवरी के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की तरह हमें देखने को मिलता है कि प्यारे से एकदम चेहरे पे कैमरा आके रुकता है, एंड वो आवाज़ में भी उनकी बूस्ट दी गई है। एंड भाई काफ़ी कमाल का मूड दिया है इस पूरे शो को, मुझे बहुत पसंद आया। थोड़े कुछ सीन्स के दौरान में डायलॉग्स समझ नहीं आते तो सबटाइटल्स मुझे चालू करने पड़ गए थे, लेकिन हाँ मुझे उनका मूड बहुत पसंद आया। एंड जिस तरीके से वो उसकी फिलॉसफी या डायलॉग्स होते थे कि मैं परियों की रूह चुरा कर खुद को जिंदा रख पा रहा हूँ, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। उसके बेसमेंट में इतना कैरेक्टर उसे दिया गया है, उसके एंट्रेंस का वो किवाड़, वो हॉरर की उसका घर ही एक तरीके की भूल भुलैया टाइप नज़र आता है कि यस कुछ अच्छी जगह तो वो नहीं है। नॉर्मल से चाहते तो वो एक दिल्ली वाली जगह को एक नॉर्मल टिपिकलिटी वाली टोन को दे सकते थे, मगर अपने सिनेमाटोग्राफर साहब समझे कि नहीं, वो तुम्बाड़ वाला एटमॉस्फेयर इधर भी हम पूरी तरीके से दे सकते हैं, एंड वो रिफ्लेक्ट होता है, वो एक्सीलेंस टैलेंट पता चलता है कि हाँ कितना कम्पिटिटिव है बंदा। जहाँ अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि क्या ये शो स्केरी है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं पत्थर दिल इंसान, ठीक है, मैंने बहुत राक्षसों वाली चीज़ें देखी हैं, तो पर्सनली इतना मुझे कुछ ऐसे डराने वाली चीज़ नहीं नज़र आई। एंड मैं बात समझता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों को देखकर डिसेंसिटाइज हो चुका हूँ, मगर मैं इसे ऐसा डरने वाला शो नहीं कहूँगा, मैं इसे एटमॉस्फेरिक हॉरर कहूँगा, क्योंकि क्लीशेज हैं इसमें। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव वाली आउटलाइन, एक प्रेग्नेंट बेचारी औरत, एक ट्रॉमेटाइज लड़की जो अपने पास्ट को एक आखिरी बार फेस करके फाइनल गर्ल वाले अपने आर्क को कंप्लीट करेगी, वो हीरो का विलन में बदलना, विलन का हीरो में बदलना, और आप एंड में सोचने लगते हो कि ये अपरिचित वाले रूट पे क्यों जा रहे हैं, ये सुपर हीरो वाली कहानी क्यों यहाँ पे आ रही है। और बीच में अपने मोटिवेशंस अपने हॉरर के काफी कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आते हैं, एंड उसी के परिणाम स्वरूप मुझे एंडिंग थोड़ी सी हल्की फील हुई। बट जो अपना सबसे बड़ा फ्रेम है अपने इंडियन हॉरर कंटेंट को लेकर, कि अपने इंडियन भूतों को चाहिए क्या होता है, क्लासिक सी चीज, उसे सेक्स नहीं मिला होता, एंड यहाँ भी उसका यही मेन मोटिवेशन रहा होता है। एंड भाई मैं हैरान हो जाऊंगा कि अगर कभी किसी भी बार किसी इंडियन भूत को सेक्स के अलावा भी मोटिवेशन दे दिया जाए जहाँ पे जब पता चला था एक्चुअल मोटिवेशन उसका ना, आई मीन शो बता रही होती है कि औरतें कितना परेशान होती है और पेट्रियार्की वाली चीजें फलाना ढिमकाना, बट जब वो आई बात ना कि हाँ वो भूत कैसे बना और उसे क्या चाहिए था, मतलब वही सेक्स नहीं मिला था उसे, तो मुझे वहाँ पे हंसी आ गई कि मतलब ये इस भूत को भी डैम। जहाँ अब अपनी इंडियन हॉरर मूवीज़ को देखकर तो मैं एक बात जहाँ पे पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि अपने भूतों को सेक्स ही चाहिए होता है, एंड मरने के बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ते, एंड असली विक्टिम्स तो वो लड़कियाँ थी, एंड वो उस भूत के मरने के बाद भी वही ही परेशान हो रही हैं। आई मीन यार बेचारी कितना सहना पड़ रहा होता है उन्हें। पर एक जो बॉर्डर लाइन चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई कि ये जो शो है पूरा वो मर्द जात को एक कलर से पूरी तरीके से पेंट करता है, विच इज़ फाइन, क्योंकि मुझे पसंद आया कि जब आप नफरत भी कर रहे होते हो तो पूरी शिद्दत से करते हो, कि जब क्रिएटिव्स अपने आर्ट में खुद को कंप्लीटली प्रोजेक्ट करते हैं कि सारी मर्द जात एक ही तरीके से होती है, चाहे तो इनकॉम्पिटेंट है या फिर दमदार हरामखोर है, वो मुझे पसंद आया। क्योंकि जब आप नफरत कर रहे हो तो दिल से भी करो ना, बीच के ऐसे बॉर्डर लाइन कोई ग्रे एरिया ना छोड़ दो, अगर है नफरत तो उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, जो कि वो चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई। एंड हाँ, इस बात पे मैं पहले ही कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि इसे इस तरीके से समझो जो कि अंडरस्टैंडेबल भी होगा कि मर्दों के साथ ऐसा है कि सारे बिच्छू जहरीले नहीं होते, पर आप डरते सबसे हो। ये अच्छे से दर्शाता है कि हाँ मेन को एक सेम लाइट में क्यों देखा जाता है। एंड मैं ये बात पूरी तरीके से समझ पाता हूँ कि मरने का डर औरतों को मर्दों से काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड कम बैक करके क्यों ना अब दोबारा से स्टैंड ले लो, पर एक जो आपके अंदर डर होता है कि हाँ कोई भी चीज़ कभी भी आपके साथ हो सकती है, कभी भी ओवर पावर आपको किया जा सकता है। एक नॉर्मल सी दिन भर की जॉब के लिए आप दिन में ही बस पकड़ के आराम से नहीं जा सकते, वो किस तरीके से आपको मेंटली हरास करता है। आई डोंट थिंक कि जिसके साथ नहीं हुआ है वो ये बात महसूस कर पाएगा। और वो अगली रियलिटी इसकी सिनेमाटोग्राफी और डायलॉग्स में भी रिफ्लेक्ट होती है, कि एक डायलॉग भी है इस शो में कि वो अपनी एक फीमेल कैरेक्टर बोल भी रही होती है कि वो हमेशा पड़ी रहती है गंदी सी, एंड वो कांस्टेंट है, वो कमियां, वो ट्रैशनेस नज़र आती है, पर वो इतना ब्यूटीफुली प्रोजेक्टेड है कि आप नज़रें नहीं हटा पाते कि हाँ
इस गंदी सी दुनिया में कुछ कुछ बहुत ही खूबसूरत सा कैरेक्टर छुपा हुआ है। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड शो, इसमें ऐसा कुछ डरने वाली बात तो नहीं है। अब हाँ, अगर आप हॉरर मूवीज़ या शोज़ कम देखते हो तो मे बी शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा डरावनी हो, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं थी। मुझे इसका माहौल बहुत पसंद आया। उस मूडी सेटिंग को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड था कि कुछ गड़बड़ तो है इसमें, बहुत ही बुरा गड़बड़ है। एंड जो बीच बीच में नई नई चीज़ें देखने को मिलती है ना, जिस तरीके से वो हकीम अपने लाशों को ट्रीट कर रहा होता है, एंड वो बेसमेंट एंड वो हॉरर, वो एक नई ही दुनिया को दिखाता है, कुछ पॉलिश नहीं है। एंड वो रियलिटी की अगलीनेस मुझे बहुत पसंद आई। बाकी इसके अलावा अगर आपने खौफ नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट करना। ऐसे क्वालिटी शोज़ इंडिया में काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ साथ मैंने इसके पहले ही एक और शो देखा हुआ था, HBO मैक्स की तरफ से है, इंडिया में आपको जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा, द पिट। एंड उसको देखकर मेरा दिमाग फट गया। आई मीन शुरू के शायद पहले या दूसरे एपिसोड तक आई वाज लाइक ओके ठीक ठीक चल रहा है, बट वो इंटेंसिटी बढ़ती ही चली जाती है। जहाँ पे अब ये डॉक्टर वाला शो है, एंड इसके पहले ऐसा कुछ डॉक्टर वाली कहानी मैंने पहले कभी देखी नहीं है। फेमस रहा है वो जॉनरा, बट मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। एंड सरप्राइजिंगली जियो हॉटस्टार पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो तब मुझे लगा कि नहीं भाई, एक बार चेक तो करना चाहिए कि क्यों ही 15 घंटे का शो इन्होंने पूरा डब करके रखा हुआ है। जिसकी यूनिक बात अब ये है कि इसके 15 एपिसोड्स एक दिन के 15 घंटों को दिखाते हैं। दैट मीन्स कि एक एक घंटा एक ही दिन का एपिसोड बना के दिखाया हुआ है, जहां हॉस्पिटल के हाई प्रेशर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कितनी इंटेंस शिफ्ट हो जाती है कैजुअलिटी वाले डॉक्टर्स के लिए, वो टेंशन को दर्शाता है। एक के बाद एक पेशेंट्स आए जा रहे हैं, इमरजेंसीज में भी और इमरजेंसीज हो रही हैं, लोग घंटों तक बैठे हैं, पीछे डॉक्टर्स, नर्सेज और मेड स्टूडेंट्स सब बिजी हैं। एंड ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हाँ थोड़ा सा चाय ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, नहीं, 2 मिनट की सांस तक लेने की जगह नहीं है, क्योंकि लोग मर रहे हैं। और आप अगर आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है, तो आप कैसे ही मरने किसी को दे सकते हो। आप चाहोगे कि जल्द से जल्दी से ठीक किया जा सके, वो बंदा दर्द में है और एक के बाद कोई ना कोई आए जा रहा है, कोई ना कोई सफर कर ही रहा है। और उन सब का जो एक लीड डॉक्टर है, डॉक्टर रॉबी नाम से, एंड बेचारा बंदा बहुत ही काम और कलेक्टेड रहता है अपने दिन की शुरुआत में। शाम होने तक तो chaotic हो ही जाता है मामला, लेकिन हाँ मतलब खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा रहता है। सिखा भी रहा है, अटेंड भी कर रहा है, जाने भी बचा रहा है। जहाँ जब शो में एक मेड स्टूडेंट अपने पहली बार एक पेशेंट को खो दिया होता है, वो काफ़ी मेहनत कर रहा होता है लेकिन फिर भी नहीं बचा पाता, तो उसके लिए काफ़ी टेंशन वाली बात होती है। लेकिन उसके बाद जब उसका लीड डॉक्टर होता है, डॉक्टर रॉबी, उसने दिन में मतलब 6-8 पेशेंट्स को खो दिया दिन भर में, एंड फिर भी वो मतलब नॉर्मल तो नहीं है किसी के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि वो आखिर में उसके लिए वो क्रैश आउट होता है कि यार मैं पहले भी नहीं लोगों को बचा पा रहा हूँ, आखिर में भी नहीं बचा पा रहा हूँ। उसने कई 100 लोगों को, 100 से ज़्यादा लोगों को बचाया होगा, लेकिन वो 6-8 लोगों को खो देना, मतलब उसे टेंशन रहती है बहुत ही ज़्यादा। मतलब रोता भी है वो आखिर में कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, वो खुद को कलेक्ट करता है। वो चीज़ें देखकर आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है एक अलग जॉब में। जो ऐसे डेली एसेंशियल वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, ये उनकी लाइफ को दिखाता है कि अगर वो ना हो, अगर वो इतनी मेहनत ना करे, तो मतलब पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स कर जाएगा। जहाँ उस शो में ये इमेजिन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हाँ कैसे मैं उस जॉब के लिए बिल्ट नहीं होऊंगा कि आप तो खुद ही परेशान हो, सुबह से 4-8 कॉफ़ी पे चल रहे हो, कुछ खाया नहीं है आपने, बैठा भी नहीं है कि चलो लेट जाते हैं, अपनी थोड़ी सी नर्व्स काम करते हैं, नहीं, एक के बाद एक पेशेंट्स को देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, सिखा भी रहे हो, आराम से बात भी कर रहे हो क्योंकि चिल्लाना नहीं है। और उसी में किसी पेरेंट को बताना कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, किसी बच्चों को बताना कि आपके पिताजी अब इस पॉइंट के बाद सफ़र ही करेंगे, प्लीज़ इन्हें और सफ़र ना कराओ, अब बहुत टाइम नहीं बचा इनके पास। या फिर एक बीवी को बताना कि अब ये तुम्हारा पति 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं ज़िंदा रह पाएगा। वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना शो के थ्रू बहुत डिस्टर्ब करता है कि यार बहुत ज़्यादा ही रियल है ये। और इन्हीं सारी लाइफ सेविंग सीन्स में देयर इज अ सीन जब डॉक्टर रॉबी हॉस्पिटल मैनेजर से बोलते भी हैं कि जितना काम हो सके हम कर पा रहे हैं, बट हम काफ़ी ज़्यादा अंडर स्टाफ्ड हैं। जिसमें मैनेजर बोलता है प्रोफेशनल्स को कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए, मगर वो आ नहीं रहे हैं, वो या फिर मिल नहीं रहे हैं। जिसमें डॉक्टर ये भी बोलता है कि बुलशिट, तुम ढंग के पैसे दो, लोग लाइन लगा खड़े होंगे लोगों को बचाने के लिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो अब्यूसेस डॉक्टर, नर्सेज और स्टूडेंट्स झेल रहे होते हैं, किसी ने किसी को मार ही दिया, किसी नर्स को मार दिया, या फिर कोई मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट किसी अपने डॉक्टर या मेड स्टूडेंट के ऊपर मूत के ही चला गया। एंड ना जाने क्या क्या वाहियात चीज़ें आप देखते हो जो पेशेंट्स
ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ कर रहे होते हो, और इतना सब कुछ अब्यूजेस झेलने के बाद भी आपको अपना बैगेज, वो इमोशन साइड में रखकर कंटिन्यू करना है। आप इमेजिन नहीं कर पाते कि मतलब क्या क्या सहते हुए ये लोग ये जॉब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एवं किसी को मरने भी तो नहीं दे सकते। तो आप अपना पर्सनल इमोशंस और बैगेज को साइड में रखते हुए फिर दूसरे ही मिनट निकल पड़ते हो लोगों को बचाने के लिए। सच में आपके अंदर इस शो को देखने के बाद मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इज्जत बढ़ जाएगी कि वो कितना मेहनत करते हैं। एंड ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही, जो लोग मतलब जो सोशल वर्कर्स वहाँ पे हैं, जो अपने पेशेंट्स के नाम भी लिख रहे हैं कि इसके बाद आप जाओ, उसके बाद आप जाओ, क्योंकि सब एक कलेक्टिव सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। और अगर उनमें से कोई भी एक बंदा ना रहा तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी काम करने के लिए। जहाँ मैं ये बात समझ पाता हूँ कि सबके लिए, सारे डॉक्टर्स या सबके लिए चीज़ें सेम नहीं होती, पर स्पेशली ये कहानी कैजुअलिटी डॉक्टर्स को वो दिखाती है, वो इमरजेंसी डॉक्टर्स को, कि हमेशा वहाँ केओस अवेलेबल रहता है और उस केओस को अटेंड करने के लिए वो डॉक्टर्स, वो प्रोफेशनल्स मौजूद रहते हैं और वो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं उन्हें। जहाँ अगर आप गए होगे कभी भी अपनी इंडिया में ही कैजुअलिटी में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि घंटों घंटों तक कितना इंतज़ार करना पड़ता है। अंदर पहुँचने के बाद भी चीज़ें स्मूथ नहीं होती। कभी कभी डॉक्टर एक बार में 3-4 पेशेंट्स को देख रहा होता है और उसमें आपका एक नंबर होता है। एंड ये शो देखने के बाद आप समझ पाते हो कि ओह माय गॉड यार, मतलब कितना ज़्यादा केओस है दुनिया में, हमें कितने ज़्यादा और डॉक्टर्स की ज़रूरत है। जहाँ इसके ऊपर आखिर के 5 एपिसोड्स का टेंशन तो एंग्जाइटी और भी ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाता है। जहाँ कहीं पे शूट आउट हुआ रहता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स को अपनी एवेंजर्स टीम बनानी पड़ती है लोगों को बचाने के लिए। शाम हो चुकी है, अलग के शिफ्ट के डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, सबको एकदम शिफ्ट्स डिवाइड की जा रही हैं कि तुम इसको अटेंड करोगे, उसके अटेंड करोगे। सबको खुले में ट्रीट करना होगा क्योंकि कमरे में रहेंगे तो सब कोई, जो बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, सबको एक साथ अटेंड नहीं कर पाएंगे। आई मीन आखिरी के 5 एपिसोड्स वाज लाइक पीक टेलीविजन एंड दैट मोमेंट, आई मीन मुझे बहुत कमाल का लगा। मैंने आखिरी के 5 एपिसोड तो पूरे बिंज ही किए होंगे एक रात में। मैंने इसमें अलग अलग तरीके की बीमारियां नहीं देखी, अलग एलर्जीज नहीं देखी, वजाइनल बर्थ देखी, एंड कटते मरते लोगों को देखा, हॉस्पिटल में रहते हुए पीटीएसडी को ग्रो इन करते हुए देखा, अपने गूगल वाले पेशेंट्स को देखा, एंड ना जाने क्या क्या। जिसको लेकर इस शो का सबसे बड़ा कमाल इसकी क्रिएटिव से ही आता है कि जिस केओस के साथ इसे शूट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। हमेशा कुछ ना कुछ जल्दी लगी रहती है। जहाँ पे अगर आपने बेयर देखा है तो उसका एंग्जाइटी, उसका टेंशन और भी ज़्यादा क्रैंक अप कर दो और शो से ठहराव निकाल दो तो आपको दिपिट मिलता है। जहाँ मेरी तो काफ़ी अच्छी स्ट्रीक चली रही है, एक के बाद एक चीज़ पीक ही देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आया। लाइफ इज़ गोइंग गुड यार भाई। बाकी आप अपनी ओपिनियंस में ज़रूर बताना। अगर आपने दोनों शोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना, द पिट एंड खौफ ज़रूर से। मैं पिट बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा एंड खौफ इसलिए रिकमेंड करूँगा कि यार बहुत कम आता है ऐसा इंडिया में, बहुत अच्छे शोज़। बाकी आप अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स ज़रूर से बताना कि आपको ये कैसा लगा, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।